हेलो प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर संजीव बिथरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। आज पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 3 क्लास 12 का ये सेकंड लेक्चर है। जो तीसरी इकाई आपने पढ़ी थी प्यारे बच्चों, स्वतंत्र भारत में राजनीति, ये जो तीसरी इकाई थी, इसमें प्यारे बच्चों पहला वीडियो आप देख चुके हैं। आशा करता हूं कि आपको उसमें समझ में आया होगा, जिसमें आप पढ़ चुके थे। उसमें नियोजित विकास से आशय पढ़ चुके थे आप प्यारे बच्चों, नियोजित विकास की आवश्यकता पढ़ चुके थे, राजनीतिक टकराव और विकास की धारणाएं पढ़ चुके थे आप, नियोजन विकास के मॉडल, योजना आयोग व नीति आयोग, ये आप पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। यदि कोई नया छात्र इस वीडियो को देख रहा है तो वो इसको देख लेंगे पिछला वीडियो को, तो आपको और बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बहुत ही सरल बिंदुओं को सरल तरीके से टॉपिक बाय टॉपिक मैं लेके आया हूं, तो आप जिसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं। और आप साथ में कॉपी पेन लेके बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा इजी वो हो जाएगा कि जब इम्पोर्टेंट प्रश्न आप लिखेंगे वो आएंगे तो उनको आप हाल के हाल नोट करते जाएंगे। आप चाहे तो उसमें से नोट्स भी बना सकते हैं। पूरा जो आपका ये अध्याय है ना प्यारे बच्चों, वो पूरा अध्याय इसमें से महत्वपूर्ण बिंदु सारे लिए गए हैं, और न केवल 12th के हिसाब से वरन आने वाली कक्षाओं के हिसाब से भी ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी है। तो आइए आज अपन शुरू करते हैं पंचवर्षीय योजनाओं से कि पंचवर्षीय योजना ये क्या हैं और इनको क्यों तत्कालीन समय में अपनाया गया था। और आपको मैंने पहले बता ही दिया पिछले वीडियो में कि पंचवर्षीय योजनाओं को चलाने का पंचवर्षीय योजनाएं जो जिसके जुम्मे थी वो था योजना आयोग। योजना आयोग के माध्यम से देश में पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण किया जाता था। बाद में 2015 में वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा योजना आयोग को समाप्त करके एक नया आयोग बनाया जिसका नाम नीति आयोग है। तो प्यारे बच्चों शुरू करते हैं अपन। सबसे पहले बच्चों जानते हैं कि पंचवर्षीय योजनाएं क्या हैं। इसका हम आपको पहले बता चुके हैं कि पंचवर्षीय योजनाएं जो बननी है वो योजना आयोग के माध्यम से बनती थी। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता था और एक उसका उपाध्यक्ष और सदस्य होते थे। तो आज शुरू करते हैं पंचवर्षीय योजनाएं। पंचवर्षीय योजना केंद्रीकृत और एकीकृत राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम था जिसे भारत ने सोवियत संघ से ग्रहण किया। प्यारे बच्चों, जब भारत आजादी की ओर कदम बढ़ा रहा था तब से ही भारतीय नेताओं को आभास हो गया था कि अब अंग्रेज हमको छोड़कर जाने वाले हैं, और वो उस मंत्रणा में लग चुके थे कि आने वाला जो हमारा काल होगा उस काल में हम किस शासन व्यवस्था को अपनाएंगे, विकास का क्या खाका खींचेंगे, कैसे करेंगे। तो उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण हमारे जो समाजवादी विचारधारा भी हमारे नेताओं के मन में घर कर रही थी कि हम समाजवाद को अपनाकर लोगों की मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं उनको हम पूरा कर सकते हैं। और उन्हीं मूलभूत आवश्यकताओं में से पंचवर्षीय योजना जो हमने तत्कालीन सोवियत संघ यानी वर्तमान रूस से ग्रहण की थी। यह सरकार का एक दस्तावेज होता है जिसमें अगले 5 वर्ष की आय एवं व्यय प्रस्तुत की जाती है। 5 वर्ष में हम किन किन चीजों पर फोकस करेंगे, हमारे विकास के क्या क्या बिंदु रहेंगे, विकास को हम कैसे प्राप्त करेंगे, इन सारी चीजों का एक दस्तावेज पंचवर्षीय 5 वर्ष के लिए प्रस्तुत किया जाता है। उसी को हम प्यारे बच्चों पंचवर्षीय योजना कहते हैं। इन योजनाओं को बनाकर सरकार क्या करती है, देश के लोगों को उच्च स्तर पर आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देती है। ये पंचवर्षीय योजना के बनाने के उद्देश्य भी आप कह सकते हैं। और सामाजिक विकास को बढ़ावा देती है, नागरिकों को आत्मनिर्भर व मजबूत अर्थव्यवस्था प्रदान करना, ये पंचवर्षीय योजनाओं के उद्देश्य हैं कि इन उद्देश्यों को लेकर प्यारे बच्चों पंचवर्षीय योजना बनाई जाती थी। जब पंचवर्षीय योजना बनाई जाती थी तो प्यारे बच्चों बजट के 2 हिस्से कर दिए जाते थे। पहला हिस्सा है उसको कहते हैं योजना व्यय, और दूसरा हिस्सा होता है प्यारे बच्चों वो कहलाता है गैर योजना व्यय। योजना व्यय के अंतर्गत
तय की प्राथमिकताओं पर खर्चा किया जाता है कि जो प्राथमिकता हमने तय की हैं पहले से ही उन पर खर्च किया जाएगा। और गैर योजना व्यय मतलब जो योजनाओं के अतिरिक्त जिस पर खर्चा किया जाएगा, यानी सालाना आधार पर प्रतिदिन का खर्चा होता है, वो गैर योजना व्यय के अंतर्गत आता था। तो ये दो प्रकार की बजट में दो प्रकार की योजनाओं के लिए राशि का आवंटन प्यारे बच्चों किया जाता था। आइए आप देखते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना के विषय में पढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्यारे बच्चों कॉपी नोट्स लेके नोट्स बनाएं, कॉपी पेन लेके। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आज आपके सामने, ये आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी काम आने वाली है, इसलिए आप इसको नोट करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना भारत में 1951 से 1956 में चलाई गई थी और इसका काम मैंने बता दिया था, इसका काम योजना आयोग का है। योजना आयोग 5 वर्ष की योजनाओं का निर्माण करती थी और मंत्रिमंडल में उसकी सहमति या मंजूरी आवश्यक होती थी। योजना आयोग जो था प्यारे बच्चों, वो योजना आयोग एक सलाहकारी संस्था थी, है ना, और वो संविधानेतर संस्था थी। तो उस विषय पे मैं अब ज़्यादा नहीं जाऊंगा, वीडियो बड़ा भी हो जाएगा और मैं पिछली वीडियो में बता के आपको आ चुका हूं। जो मैं बार बार यही कह रहा हूं कि जो बच्चे नए जुड़े हैं वो उस वीडियो को देखकर अपनी इसमें जुड़कर अपनी जिज्ञासा को शांत कर सकते हैं। यह योजना हेराल्ड डामोर मॉडल पर आधारित थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डामोर योजना पर आधारित थी तथा इसके योजनाकार KN राज थे। इस योजना की विकास दर 2.1 रखी गई थी, यानी विकास दर जब हमें प्राप्त करनी थी वो 2.1 प्राप्त करनी थी, जबकि वास्तविक रूप से ये 3.6 प्राप्त की गई। यानी ये योजना अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल रही। ये सफल योजना, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना सफल योजना प्यारे बच्चों रही थी। और आप ये प्रश्न आता है परीक्षाओं में, विकास का लक्ष्य क्या रखा गया था, तो 2.1 रखा गया था। हमने विकास लक्ष्य के अलावा हमने प्राप्त क्या किया, तो हमने वो 3.6 विकास दर को भारत ने प्राप्त की थी प्रथम पंचवर्षीय योजना में। इस योजना में कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई। भारत एक नवोदित राष्ट्र था, नया औपनिवेशिक चंगुल से मुक्त हुआ था, लंबी दास्ता हमने काटी, तो हमारे जो मूलभूत संसाधन थे उनका अति ज़्यादा विदोहन किया गया और उन संसाधनों का हमें कोई लाभ मिला ही नहीं। तो ऐसी कंडीशन में हमें सबसे पहले अब जो उद्योगों के लिए हो या किसी भी देश का जो आधार है वो मूल आधार प्यारे बच्चों कृषि है। तो हमारे योजनाकारों ने सबसे पहले जो फोकस किया वो कृषि क्षेत्र पर फोकस किया, भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। इस योजना में कृषि क्षेत्र में प्राथमिकता दी गई क्योंकि विभाजन से उत्पन्न समस्याएं, उपजाऊ जमीन का पाकिस्तान में चला जाना, खाद्यान्न संकट, विस्थापन। हमारे देश में जब विभाजन हुआ तो भारत का 2 हिस्सों में भारत का विभाजन जो किया गया वो कहने को तो भारत और पाकिस्तान था, लेकिन भारत का विभाजन 2 सीमाओं पर हुआ बेटा, पश्चिमी सीमा पर और पूर्वी सीमा पर। पश्चिमी सीमा पर जो आज वर्तमान में पाकिस्तान है वो तो था ही, लेकिन पूर्वी सीमा पर जो वर्तमान में बांग्लादेश है वो पाकिस्तान उस समय पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। तो उपजाऊ जमीन दोनों क्षेत्रों में, इधर सिंधु नदी का जो कछार था वो बहुत उपजाऊ जमीन चली गई और उधर हुगली और पश्चिम बंगाल का वो उपजाऊ क्षेत्र था वो भी पूर्वी पाकिस्तान में चला गया। तो भारत एक बहुत आर्थिक कृषि के क्षेत्र में बहुत ज्यादा कमजोर दिखने लगा उपजाऊ जमीन चले जाने के बाद। ऊपर से जब विभाजन हुआ तो विभाजन की त्रासदी में बहुत सारी संपत्ति तो नष्ट हुई और विस्थापित लोग आए, उनका भरण पोषण कृषि कैसे कर पाएगी, इसलिए कृषि के लिए हमने विशेष योजना तैयार की और जिस प्रथम पंचवर्षीय योजना में उसको साकार करने की जिम्मेदारी हमने ली और उसमें हमने जो प्राथमिकताएं दी वो आपके सामने आने वाली हैं। इस योजना में जो हमने प्रमुख कार्य किए प्यारे बच्चों, वो बहुत सारे हमने बांध पर निवेश किया, नहरों पर निवेश किया। उसमें भाखड़ा नागल परियोजना जो सतलुज नदी पर बनी हुई है, वर्तमान गुजरात में है। हीराकुंड बांध जो महानदी पर उड़ीसा में बना हुआ है। दामोदर घाटी है ना, ये बिहार झारखंड में है। और ये बहुत बहुउद्देशीय परियोजना
इस पंचवर्षीय योजना में चालू की गई और भूमि सुधार पर भी इस पंचवर्षीय योजना में जोर दिया गया। अब हम भूमि सुधार पर चर्चा इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि अभी आने वाला टॉपिक इसमें भूमि सुधार है, तो आपको वहां ये बहुत अच्छे से प्यारे बच्चों मिल जाएगा। इसके बाद हमने प्रथम पंचवर्षीय योजना की सफलता के बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना या द्वितीय पंचवर्षीय योजना का खाका तैयार किया। यह पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक चली और इस पंचवर्षीय योजना को महालनोबिस मॉडल या महालनोबिस पंचवर्षीय योजना कहा जाता है, क्योंकि इस पंचवर्षीय योजना की योजनाकार पीसी महालनोबिस थे। इसमें उद्योगों को प्राथमिकता दी गई। चूंकि हमने प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता दी, प्राथमिकता से कृषि में उत्पादन बढ़ने लगा तो हमें कच्चा माल प्राप्त होने लगा और कच्चा माल से अब हम उद्योग क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनना चाहते थे, तो हमने खास करके भारी उद्योगों पर इस पंचवर्षीय योजना में प्यारे बच्चों ध्यान दिया और कई हमने इकाइयां खोली जो अभी आप इसमें आगे देखेंगे। इस योजना में विकास की गति को तीव्र रखा गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना में योजनाकार जो के.एन. राज थे, उनका कहना था कि हमें विकास की गति को धीमा रखना है। हम नवोदित राष्ट्र हैं, हमें अभी उदय हुए हैं, तो हमें जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। लेकिन हमने आफ्टर 5 ईयर हमने अब विकास की गति को तीव्र कर दिया। हमने इस योजना का में जो लक्ष्य रखा विकास दर का वो 4.5 रखा, लेकिन हम इसमें थोड़े से चूके हुए और हमको 4.2 लक्ष्य वास्तविक रूप से बच्चों प्राप्त हुआ। बिजली के क्षेत्र में रेलवे, मशीनरी, इस्पात, संचार उद्योगों पर हमने इस पंचवर्षीय योजना में विशेष जोर दिया और खास करके यहां मैं लिख देता हूं भारी उद्योग के क्षेत्र में हमने इस पंचवर्षीय योजना में विशेष जोर दिया और कई इकाइयां हमने इस पंचवर्षीय योजना में खोली, जिसमें राउरकेला है, भिलाई है ना, भिलाई इस्पात संयंत्र वगैरह इस ही योजना के अंतर्गत बच्चों हमने खोली थी। आप देख सकते हो, आपकी पुस्तक में वो दिए गई हैं, आप बड़े आसानी से उनको देख सकते हैं। अब जो आपकी पुस्तक में दिया गया है मुख्य विवाद इसमें जो हुए उस पर चर्चा करेंगे कि शुरुआती दौर में विकास की जो रणनीतियां अपनाई गई उनको लेकर सवाल खड़े हो गए। योजनाकार ने जो योजना पंचवर्षीय बनाई, जो हमारे विभिन्न पढ़ा लिखा वर्ग था या आप कह सकते हैं राजनीति वो जनप्रतिनिधि थे, वो सरकार की नीतियों से कुछ लोग खुश नहीं थे और उन्होंने कहा कि सरकार ने सही से विकास के लिए जो कदम बढ़ाना चाहिए थे वो सही से कदम नहीं बढ़ाए। जो खुला उद्योग को पूंजीपतियों को खुला समर्थन देने वाले थे, सरकार का नियंत्रण नहीं चाहते थे, ऐसे लोगों का कहना था कि सरकार को उद्योगों पर नियंत्रण नहीं करना चाहिए था। जो कृषि क्षेत्र में किसानों का समर्थक थे, समाजवादी व्यवस्था के समर्थक थे, वो सरकार को औद्योगिक क्षेत्र में जो छूट दी जा रही है उसके अगेंस्ट थे, उससे वो सहमत नहीं थे, क्योंकि भारत ने न तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया था न समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया था। हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था जिसमें हमने निजी उद्योगों को भी परमिशन थी और शासकीय उद्योगों का भी शासन के नियंत्रण उद्योग इकाइयों की भी हमने स्थापना की थी। तो ये एक विवाद उभर कर आपके सामने देश के सामने आया, जिस पर यहाँ चर्चा की जा रही है। आइए हम देखते हैं। शुरुआती जो पहला विवाद था वो था कृषि बनाम उद्योग, कि हमें कृषि को बढ़ावा देना चाहिए था या उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए था। इस विवाद में सबसे बड़ा विवाद यह था कि भारत जैसी पिछड़ी अर्थव्यवस्था में कृषि व उद्योग के बीच किसमें ज्यादा संसाधन लगाए जाने चाहिए थे। हम उद्योगों में हमें ज्यादा प्रोत्साहन देना चाहिए था या कृषि को प्रोत्साहन देना चाहिए था। यदि हमने प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्रोत्साहन दिया तो हमें द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भी कृषि को प्रोत्साहन देना था। औद्योगिक जो इकाइयों के प्रमुख थे या उद्योग इकाइयों में जो वो क्या कहते हैं जो निवेश करने के पक्षधर थे, वो ये लोग जो चाहते थे कि उद्योगों को हमें शासकीय नियंत्रण में नहीं रखना चाहिए, उद्योगों को यूरोप की भांति जो पूंजीवादी लोग हैं उन्हें स्वतंत्र इकाई के रूप में छोड़ देना चाहिए, उनको अपनी योजना बनाना चाहिए, अपने हिसाब से उनको काम कर लेना चाहिए। ऐसे जो लोगों के जो समर्थक थे वो कह रहे थे नहीं, हमें उद्योगों पर अनावश्यक प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए था। जानकारों का मानना था कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योगों को प्राथमिकता देने के कारण कृषि व ग्रामीण क्षेत्रों को नुकसान हुआ। जैसे बताया, प्रथम क्षेत्र में हमने कृषि को प्रोत्साहन दिया, द्वितीय क्षेत्र में हमने उद्योग को प्रोत्साहन दिया। तो कुछ लोग ये कह रहे थे कि हमें द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भी कृषि को ही प्रोत्साहन देना चाहिए था। हमने जब उद्योगों को प्रोत्साहन दे दिया तो इससे कृषि जो हमारी थी वो पिछड़ गई बच्चों।
इस मत के जो प्रबल समर्थकों में जो थे उनमें सबसे पहले गांधीवादी अर्थशास्त्री जेसी कुमारप्पा थे, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी थे। उनका यह मानना था कि हमें द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कृषि पर प्रोत्साहन नहीं देना था, परंतु कुछ अर्थशास्त्री ऐसे भी थे जिनका मानना था कि बिना औद्योगिक विकास के गरीबी से बाहर नहीं निकला जा सकता। हम कृषि क्षेत्र में कितना भी ग्रोथ कर लें, कृषि क्षेत्र में हम कितनी भी तरक्की कर लें, यदि हम उद्योगों को बढ़ावा नहीं देंगे तो कृषि अकेले में इतनी ताकत नहीं है, इतनी हमारी कृषि सक्षम नहीं है कि देश को हमको गरीबी के चंगुल से, गरीबी से बाहर निकाल सके। अतः हमें कृषि के साथ साथ उद्योगों को भी विशेष प्रोत्साहन की जरूरत थी, जो हमने उतना नहीं दिया। अब दूसरा जो विवाद उभर के आया प्यारे बच्चों, वो उभर के आया निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्र। जो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये हमने पंचवर्षीय योजनाओं पर जब हम आजाद हो रहे थे तो हमारे अर्थशास्त्रियों के दिमाग में ये बात चल रही थी कि उस समय तत्कालीन विश्व में दो प्रकार की आर्थिक व्यवस्था का प्रचलन था, या चलन में थी या चल रही थी। उनमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जिस पर संसाधनों का निजी क्षेत्रों पर अधिकार हो, स्वामित्व हो, जो कि यूरोप और अमेरिका के जो देश पश्चिम क्या कहते हैं, जैसे इंग्लैंड है, फ्रांस है, ये पूंजीवादी व्यवस्था के प्रसारक थे, या इनमें पूंजीवादी व्यवस्था चल रही थी। और जिनमें संसाधनों पर समाज का नियंत्रण होता है, सरकार का नियंत्रण होता है, ऐसी व्यवस्था थी, वो समाजवादी व्यवस्था थी। और इसका नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था। तो हमारे सामने बात ये थी कि हम कौन सी अर्थव्यवस्था को अपनाएं, पूंजीवादी को अपनाएं या समाजवादी को अपनाएं। तो भारत सरकार ने दोनों के अच्छे अच्छे तत्वों को मिलाकर एक मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था। उसी पर यह विवाद है बच्चों। आप देखते हैं, स्वतंत्रता के बाद भारत में विकास के प्रचलित दोनों मॉडलों के स्थान पर तीसरा मॉडल मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया, जिसमें वामपंथी व दक्षिणपंथी दोनों ही असंतुष्ट हो गए। वामपंथी से आशा, आपकी बुक में वैसे बहुत अच्छा दिया गया है, वामपंथी से आशा वे लोग थे जो औद्योगिक इकाइयों पर, प्राकृतिक संसाधनों पर शासन का नियंत्रण चाहते थे। ऐसे जो विचारक, ऐसे जो लोग थे, या इस विचारधारा के जो लोग थे, वो वामपंथी कहलाए। और वे लोग जो उद्योगों को पूर्ण रूप से स्वतंत्र करना चाहते थे, खुली छूट देना चाहते थे, जिस पर शासन का नियंत्रण ना के बराबर होना चाहिए, ऐसे जो विचारक थे प्यारे बच्चों, वो दक्षिणपंथी कहलाए। तो ये दक्षिणपंथी और ये दोनों लोग असंतुष्ट थे, नाराज थे। आलोचकों का कहना था कि योजनाकारों ने निजी क्षेत्र को पर्याप्त जगह नहीं दी। अगर निजी क्षेत्र को जगह देते तो हम और तेजी से गति कर सकते थे, और तेजी से हम अधिक विकास कर सकते थे, और ना ही निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने के कोई विशेष प्रयास किए गए। इसलिए हम उद्योग क्षेत्र में पिछड़ गए। जबकि सार्वजनिक क्षेत्र ने ताकतवर निहित स्वार्थों को खड़ा किया। इससे लाइसेंस, परमिट, भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला, प्रतिस्पर्धा नहीं मिली। पहले प्यारे बच्चों, उद्योगों को खोलने के लिए लाइसेंस व्यवस्था थी, वो बहुत जटिल होती थी, और वो जटिल इतनी होती थी कि आदमी वो लाइसेंस के लिए चक्कर काटते काटते कार्यालयों के थक जाते थे, और कभी कभी तो भ्रष्टाचार का बहुत अधिक बोलबाला हो जाता था। इसलिए उद्योग भारत में बहुत अधिक पनप नहीं पाए इस लाइसेंस परमिट की वजह से। अब इसमें सबसे बड़ी बता दी उनने कि इसमें क्या हो रहा है, बाजारों को समाप्त होने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि उनमें खुली प्रतिस्पर्धा नहीं थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब पंचवर्षीय योजना के बाद सब चीज नकारात्मक ही रही हो, कुछ चीजें सकारात्मक भी रही, बहुत अच्छे काम भी हुए। उन्हीं बहुत अच्छे कामों को यहाँ हम आओ बच्चों देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्यारे बच्चों, मुख्य परिणाम में सबसे पहले हमने पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत शासन स्वतंत्रता के बाद भूमि में बहुत अच्छा प्रयास किया सुधार करने का, क्योंकि अंग्रेजों के समय में जो प्रथाएं चली आ रही थी उसमें भूमि पर एक विशेष वर्ग का नियंत्रण होता था। वो भूपति, भूस्वामी या जमींदार होता था, और उनके अंदर बटाईदार, भूमिहीन लोग काम करते थे। भूस्वामियों का, जमींदारों का कृषि के प्रति कोई इंटरेस्ट नहीं था, कोई विशेष रुचि नहीं थी, बस वो तो अपने ओहदे और मिले अधिकारों का उपभोग कर रहे थे। वास्तविक रूप से जो काम कर रहे थे वो शोषण के शिकार हो रहे थे। तो भारतीय प्रशासकों ने शासन बनने के बाद सबसे पहले इस समस्या की ओर ध्यान दिया, और इससे बहुत हद तक मुक्ति पाने का प्रयास किया। देखते हैं क्या हैं ये समस्याएं। भूमि सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार ने मध्यस्थों का उन्मूलन, काश्तकारी सुधार, भूमि की चकबंदी,
प्रति परिवार भूमि का निर्धारण और भूमिहीन लोगों के बीच अधिशेष भूमि का वितरण करना शामिल था। ये कृषि सुधार के अंतर्गत हमने काम किए। क्या कहा? इन सुधारों के अंतर्गत सरकार ने जमींदारी प्रथा को अंत कर दिया या समाप्त कर दिया। जमींदारी प्रथा भारत में अंग्रेजों के समय से चली आ रही थी। जमींदारी सिस्टम की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 1891-92 के आसपास में बच्चों किया गया था, जिसमें समस्त भूमि का स्वामी जमींदारों को मान लिया गया था और जमींदार कर को एकत्रित करके एक निश्चित भाग अंग्रेजों द्वारा निर्धारित, जो अंग्रेजों द्वारा राशि की गई थी, वो सरकार के पास भेज देते और बाकी के हिस्सा अपने पास रखते थे। वो वही वास्तविक भूमि के स्वामी होते थे, जबकि भूमि पर काम भूमिहीन जो कृषक करते थे वो मुख्यतः काम करते थे, लेकिन उनका भूमि पर अधिकार नहीं होता था। ये इस व्यवस्था का सबसे बड़ा दोष था और उस पर इतनी अधिक कृषि की जोतें होती थीं कि वो कभी कभी इन जोतों पर अधिक जोतें होने पर अरुचि रखता था और जितनी अच्छी कृषि में उत्पादन होना चाहिए था उतना अच्छा प्रोडक्शन उत्पादन होता नहीं था। तो सरकार ने जमींदारी सिस्टम को खत्म कर दिया। लगान के लिए नियम बना दिए गए, चकबंदी की गई। चकबंदी से मतलब ये होता है बच्चों, चकबंदी ये होता है कि किसी किसान का एक खेत इधर है, एक खेत 1 किलोमीटर बाद है, एक खेत फिर 1 किलोमीटर बाद है, तो वो एक दिन यहाँ काम करने जाता है, एक दिन वहाँ काम करने जाता है, एक दिन वहाँ काम करने जाता है, तो उसका जो अतिरिक्त समय आने जाने में अधिक बर्बाद होता है। गाड़ी लेके या डीजल वाले पेट्रोल वाले वाहन लेके जाते हैं, वो भी अतिरिक्त बर्बाद होता है। तो सरकार ने चकबंदी व्यवस्था को लागू किया, अर्थात यहाँ पर जो 2 लोगों के खेत हैं और वहाँ पर भी 2 लोगों के खेत हैं, तो एक का खेत इधर दे दिया, एक का खेत उधर दे दिया, तो अब उनके दोनों के पास पास दोनों खेत हो गए, 3 खेत हो गए, 4 खेत हो गए, ऐसा समझौता करवाया गया। इस समझौता को चकबंदी के नाम से जाना जाता है और स्वतंत्रता के बाद एक बड़े पैमाने पर प्यारे बच्चों काम हुआ। फिर इसके अलावा बीहड़ थे, उनको समतलीकरण किया गया, कृषि योग्य भूमि तैयार की गई, बहुत सारा निवेश किया गया, प्रोत्साहन दिया गया उसके लिए। सिंचाई परियोजना जो आप पढ़ के आए हैं, बहुत सारी सिंचाई परियोजनाएं शामिल की गई। इस तरह से हमने कृषि के क्षेत्र में बहुत अधिक सुधार किया प्यारे बच्चों। अब कृषि जब सुधार हो गया तो हमने हरित क्रांति की ओर कदम बढ़ाया। आपको हम बता ही चुके हैं बार बार कि जब हम आज़ाद हुए तो हमारी जनसंख्या बहुत तेजी से ग्रोथ कर रही थी, जनसंख्या बढ़ रही थी और जनसंख्या का सीधा सीधा बोझ कृषि के ऊपर पड़ रहा था। और वर्तमान में हम जिस पद्धति से कृषि कर रहे थे, जैसे हमारा उत्पादन हो रहा था, जो हम उपज ले रहे थे, उस उपज में हमारी कृषि वर्तमान जनसंख्या का भरण पोषण करने में सक्षम नहीं थी। हमें गेहूं आयात करना पड़ता था, दूसरे देशों से सहायता लेना पड़ती थी। ऐसे में वो देश खास करके अमेरिका हमें सहायता करता था और हमें अपनी नीतियां हम पर लाद कर उनको करवाने की कोशिश करता था। अतः भारतीय सरकार ने इससे छुटकारा पाने के लिए कृषि क्षेत्र में विशेष योगदान, वो विशेष रुचि दिखाई, सुधार किया। उसी कृषि सुधार को हम हरित क्रांति के नाम से जानते हैं, जो चौथी पंचवर्षीय योजना में इस ओर हमने कदम बढ़ाए। हरित क्रांति प्रारंभ करने का श्रेय नॉर्मन बोरलॉग को जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, आप इसको लिख लेंगे, आपकी परीक्षाओं में आएगा कि विश्व स्तर पर हरित क्रांति का जो जनक है, जो प्रारंभ करने वाला व्यक्ति है, वो नॉर्मन बोरलॉग है। जबकि 1960 के दशक में भारत में इसे प्रारंभ करने का श्रेय MS स्वामीनाथन को जाता है। ये भी याद कर लेना। हरित क्रांति अब है क्या, आप उसको समझें, मेरे हिसाब से इसको नोट भी कर लेंगे तो आपके लिए बहुत लाभकारी हो जाएगा, क्योंकि इसमें अलग से आपकी उसमें बुक में क्वेश्चन भी है हरित क्रांति के ऊपर, तो आप समझें। हरित क्रांति का तात्पर्य कृषि उत्पादन में उस तीव्र वृद्धि से है जो अधिक उपज देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों एवं नई तकनीक के प्रयोग के परिणाम स्वरूप हुई। यानी कि कृषि अधिक एकदम अच्छा। क्रांति का मैं आपको वैसे बच्चों अर्थ बता चुका था कि क्रांति से आशय हमारा उस परिवर्तन से है जो कृषि क्षेत्र में हुआ। अचानक यकायक तीव्र परिवर्तन को हम क्रांति के नाम से जानते हैं। तो ये कृषि क्षेत्र में हुए तो इसको हमने कृषि क्रांति का नाम दिया, खास करके खाद्यान्न फसलों के लिए। अब इसमें परिणाम क्या निकल के आया कृषि क्रांति के? सकारात्मक फसल उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई, खास करके खाद्यान्न फसलों में। खाद्यान्न फसलें वे होती हैं जो खाने काम में आती हैं, गेहूं है, बाजरा है, ज्वार है, मक्का है, ये खाद्यान्न फसलें होती हैं प्यारे बच्चों। अब कैसे हुआ ये सुधार? नई तकनीकी का विकास है ना, इससे कृषि क्षेत्र में बहुत अधिक विकास हुआ। ये इसके सकारात्मक परिणाम रहे। नकारात्मक परिणाम, इस क्रांति का लाभ पूरे भारत को नहीं मिला।
नहीं सभी फसलों को। इसमें जो लाभ मिला वो खास करके पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश वाले राज्यों को मिला। एक तो ये इसमें नकारात्मक बात निकल के आई। दूसरी बात, इसमें हमने सभी फसलों के लिए ध्यान नहीं दिया प्यारे बच्चों। इसमें खाद्यान्न फसलों में भी विशेष रूप से गेहूं का उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ा। इसके अलावा जो सबसे बुरी बात इसमें जो रही बच्चों, वो गरीब किसान व भूस्वामी के बीच अंतर और बढ़ गया। जो गरीब किसान था वो तो गरीबी बना रहा, और जो भूस्वामी था वो इस उपज से अपनी स्थिति को और मजबूत करता चला गया। तो ये हमने हरित क्रांति के विषय में और उसके नकारात्मक और सकारात्मक परिणामों को देखा। अब जो आखिरी बिंदु है आपकी बुक का प्यारे बच्चों, वो है बाद के बदलाव। इसके बाद क्या क्या बदलाव हुए वो हम देखते हैं। बहुत छोटा सा रह गया। अब ये नेहरू युग के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने निर्णय लिया कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में राज्य की भूमिका बढ़ाई जाए। इसी क्रम में उन्होंने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, जो आपकी अर्थव्यवस्था में आएगा उसमें आप देख लेना। गरीब कल्याण हेतु कई योजनाएं बनाई गई। यानी अब हम कह सकते हैं कि इस काल में सरकार का रुझान समाजवाद की ओर बढ़ा, गरीबों का फोकस किया गया। हालांकि सरकारी नियंत्रण वाली अर्थव्यवस्था अधिक समय तक कायम न रह सकी, क्योंकि उसके अपने एक दोष थे, प्रतिस्पर्धा नहीं थी उसमें। हमारे पास प्रतिस्पर्धा न होने से हमें गिने चुने वही मॉडल, वही उत्पादन प्राप्त होते हैं। इसमें हमें खुली छूट या प्रतिस्पर्धा न होने से कहीं न कहीं उपभोक्ताओं का प्यारे बच्चों नुकसान इसमें होता ही है। अतः नियोजन का महत्व धीरे धीरे कम होता चला गया, या नियोजन की महत्व में कमी आ गई। 1980 के दशक में अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका को पुनः कम कर दिया गया। इस तरह से माय डियर स्टूडेंट्स, आपने इन 2 लेक्चर के माध्यम से इस पूरे पाठ को आपने पढ़ा। अगला मैं वीडियो आपके सामने अगले विषय पर लेके आऊंगा। तब तक आप इसको पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।